Yes, so once again I welcome you all in this video. एक्चुअली ये हमारे वीडियो सीरीज का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का जून 2023 का बी ट्रिपल ई के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और साथ में सोल्यूशन भी कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों। आज हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि a coil having a resistance of 10 ohm and an inductance of 0.2 Henry is connected in series। मतलब एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है और एक इंडक्टेंस है 0.2 हेनरी का, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन नंबर ए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है उसका हम करने वाले हैं सोल्यूशन। देखते हैं ये कैसे होगा है। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है, वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10, इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.2 हेनरी। तो यहाँ आपको लिख देना है 10 ओम, यहाँ लिख देना है 0.2 हेनरी। ठीक है, इसके बाद इस कनेक्टेड विथ है 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। 100 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। एक कैपेसिटर आप और लगा दो। ये आपने एक कैपेसिटर लगा दिया है 100 माइक्रोफेराड का, और ये सारे के सारे एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है यहाँ पे सोर्स की। यहाँ पे आप लिख दो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेट द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कंपोनेंट्स ऑफ करंट वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। तो हमें निकालना है आई एक्टिव और आई रिएक्टिव। ठीक है, ये आपका जो पहला पूछा ये निकाले। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो इसमें जेड कितना है। इस सर्किट का जो सीरीज इम्पीडेंस है दैट इज आपको पता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। जब भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में है तो उनका जो रिजल्टेंट है दोनों का डिफरेंस होता है। तो आप इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे जेड, एंड जेड इज इक्वल टू 10 प्लस जे, ब्रैकेट में लिखना है। अच्छा, एक्सएल एक्ससी दिया नहीं है, एल और सी के फॉर्म में है, तो एक्सएल को बोलते हैं कितना, ओमेगा एल। तो आपको यहाँ फिलहाल आप लिख दो ओमेगा एल और -1 अपॉन ओमेगा सी। कुछ इस तरीके से लिखना है। ओमेगा एल और ओमेगा सी को यहाँ पे डिकोड कर लेते हैं हम। तो एक्सएल होता है बेसिकली ओमेगा एल और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और एल की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 0.2 हेनरी। तो यहाँ पे आपने को लिख देना है 0.2, और इसको आप जब कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 50 इंटू 0.2 एंड दैट इज 62.83। तो एक्सएल आपका कितना आ गया है, 62.83। सिमिलरली एक्स सी आप निकालते हो 1/ओमेगा सी। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1/2 पाई ओमेगा है एफ फ्रीक्वेंसी, एंड सी की वैल्यू आपको गिवन है। सी की वैल्यू आप देख लो कितनी है, 100 माइक्रोफेराड। तो आपको यहाँ लिखना है 100 इंटू 10⁻⁻6, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आता है 2 पाई एफ इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू इतना, इनवर्स इज इक्वल टू इतना, दैट इज 31.83। कितना आ रहा है ये हमारा, ये आ रहा है 31.83 ओम। ठीक है, इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 पाई एफ इंटू 100 इक्वल टू इतना, इनवर्स इतना, 31.83 सही है। तो ये आपका एक्सएल और एक्ससी आ गया। तो आप यहाँ पे लिखिए कितना आपका जेड, अगेन आप जेड लिखिए। तो जेड आपने यहाँ लिखा हुआ था कितना, 10। हाँ, यहाँ लिखिए 10 प्लस जे, एक्सएल की वैल्यू आप लिखिए 62.83 माइनस 31.83। यहाँ से आपका आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 62.83 माइनस 31.83 इज इक्वल टू आ गया 31। तो ये आपका आ गया 10 प्लस जे 31।
तो ये इसका कौन सा फॉर्म है? ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसका आप पोलर फॉर्म भी लिख लो, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा सिर्फ पोलर। तो ये हो जाएगा आपका 32.57 एट एंगल 72.12। 72.12, इसको मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 10 का स्क्वायर प्लस 31 का 10 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू इतना 32.5। और इसको आपको लिखना है 31/10 शिफ्ट 72.12। इट्स ओके। तो ये जेड के आपके दोनों फॉर्म आ गए हैं, ये है रेक्टेंगुलर, ये है पोलर। आपको निकालना था, पहले आप निकालो ओवरऑल करंट। तो करंट आपका होता है V अपॉन जेड, और V आपका दिया हुआ है सर्किट में कितना V? 230 वोल्ट। हाँ हाँ, यस, 230 अपॉन, ठीक है देख लो, साइन करना है क्या? हम्म, ओके, yes, sorry for disturbance. So it is 230 divided by 32.57। तो ये आपका आ रहा है आई, यहाँ पे आप लिख दो 32.57 एट एंगल 72.12। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जो आपकी आई की वैल्यू आई है वो आई है, दैट इज मैग्नीट्यूड आ रहा है 7.06, और इसका एंगल आ रहा है -72.12। ठीक है, मतलब ये जो आई है आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज से क्या कर रहा है, 72.12 डिग्री से लैग कर रहा है। मतलब सर्किट का जो नेचर है वो बेसिकली आरएल नेचर है, मतलब एल डोमिनेट कर रहा है ओवर सी। तो जो पहला पार्ट बोला था आई का एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट निकालिए। तो ये जो 7.06 है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू 7.06 एट एंगल जो था आपका -72.12 माइनस 72.12। तो जिसको इसका एक्टिव कंपोनेंट होगा आप यहाँ पे लिख दो आई एक्टिव, दैट इज जो आपका आई था आई कॉस फाई, और आई कॉस फाई आप करोगे तो आप कितना लिखोगे, 7.06 इंटू कॉस कितना 72.12। तो ये आपका आ जाएगा आई एक्टिव, और ये आ जाएगा आपका कॉस 72 तो कॉस 72.12 इज इक्वल टू इतना इंटू 7.06। ये आपका गया 2.16, कितना आ गया 2.16 एम्पियर। और आई रिएक्टिव आप निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा 7.06 इंटू साइन 72.12, दैट इज 6.71। कितना आ गया 6.71 एम्पियर। और ये जो आई रिएक्टिव था बेसिकली ये कैसे आया था, आई आई साइन फाई से। अच्छा, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, जो यहाँ पे आपके पास में जेड का ये वाला फॉर्म था ना, ये वाले फॉर्म से भी आप कर सकते थे। वी अपॉन जेड करते तो आपका कितना आ जाता, 230 अपॉन 10 + J31। इससे भी आपका आंसर आ जाता, डिपेंड्स आप आंसर को कैसे लिख रहे हैं। और ये जो आपका ये आई आया था ना, आप इसको यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर सकते थे। तो डायरेक्टली जो रियल पार्ट होता, बेसिकली ये जो आई बना हुआ है ये है आई रियल प्लस जे आई रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये पोलर फॉर्म है, इसको रेक्टेंगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी आप कर सकते थे। तो रियल और रिएक्टिव अपना आ गया है। दूसरा हम देख लेते हैं और क्या पूछा गया है यहाँ पे हमको। तो दूसरी चीज बोला गया है एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट हमने निकाल लिया है। वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम। तो सेकेंड वाला निकालते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम, बना लेते हैं इसको। ठीक है, यस।
तो वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल मतलब अब हमको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, एंड कॉइल इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस द एल। तो वोल्टेज अक्रॉस द एल निकालने के कई सारे तरीके हैं। सपोज जो आपका करंट जा रहा है, ये आपका सर्किट कुछ इस तरीके से था, और ये क्या था, सी, और यहाँ पे आपका एक करंट जा रहा था, ये तो वोल्टेज सोर्स हो गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो करंट है I इंटू वॉट, एक्सएल, तो ये क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज अक्रॉस एल आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, और यहाँ पे आपको आई की वैल्यू रखनी है कितनी, आई की जो वैल्यू आ रही थी 7.06, मैग्नीट्यूड अगर उसका देखें तो कितना आ रहा था 7.06, और एंगल कितना था उस पर आपका 72.12 -72.12, और एक्सेल आपने यहाँ पे निकाला था, एक्सेल आपका आया था 62.83, तो यहाँ पे क्या आपको रखना है इंटू 62.83। तो इसको जब आप करते हो 7.06 इंटू 62.83, तो आपका आता है 443.58 एट एंगल -72.12। तो ये आपका आ गया वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, और बोला गया है क्या, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम निकालने के लिए आप देखो अभी आपको किन किन क्वांटिटीज में फेजर डायग्राम बनाना होगा। तो आपके पास में है एक क्या, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, इसके बाद है आपका करंट जो फ्लो हो रहा है, और उस करंट के भी कुछ पार्ट्स हैं जो आई, कहना चाहिए कि आई रियल पार्ट है, और आई का कौन सा पार्ट है, रिएक्टिव पार्ट भी है, वो भी अपना निकल के आ जाएगा। तीसरी चीज है हमारी क्या, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये चार पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको इसका फेजर डायग्राम बनाना है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, जो आपको पूछा गया है क्या, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में अगर मैं बोलूँ तो आपको आपको V पता है, आपको I पता है, आपको I लेट से I कहना चाहिए कि रियल, I का रियल पार्ट भी पता है, I का रिएक्टिव पार्ट भी पता है, आपको VL की भी जानकारी है, थोड़ा सा VC को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं फिर फेजर बनाते हैं। तो अगर आप VC देखते हो तो VC हो जाता है कितना, I इंटू एक्स सी। तो इसमें एक मैग्नीट्यूड आएगा और एक क्या आएगा आपका, एंगल आएगा, बिकॉज आई इंटू एक्ससी के साथ है, तो वो वीसी को भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। इसका आपको अगर फेजर डायग्राम बनाना है तो देखिए, आपको एक लेना पड़ेगा रेफरेंस, तो हमने ले लिया रेफरेंस में क्या, सप्लाई का वोल्टेज। इसके बाद आप अगर यहाँ से देखो तो आपका जो करंट था वो कितने डिग्री लैग कर रहा था, 72.12। तो आपको यहाँ से नियरली एक लाइन बनानी है और एक एंगल बनाना है, कितना, ये जो लैगिंग एंगल है दैट इज 72.12, और ये किस चीज का फेजर हो गया, ये फेजर हो गया आपका आई का। तीसरा आपको बनाना है वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो आई के साथ सेम फेजर में होगा। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वी आर। अब एक बनेगा आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो आपने पता है जो आपका x आ रहा है टोटल, दैट इज एक्स एल माइनस एक्स सी, और इस पे जो टोटल ड्रॉप हो रहा है वो क्या, I का, तो आई एक्स टी आप बनेंगे इससे 90 डिग्री ऊपर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, या कि आप कह सकते हैं कि ये आ जाएगा आपका V अक्रॉस L, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, V अक्रॉस C, और यहाँ पे आपका आ जाएगा V अक्रॉस जो भी रिजल्टेंट होगा, तो यू कैन से V अक्रॉस, यू कैन से एक्सएल माइनस एक्स सी से जो आता है उसका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ये वाला जो ड्रॉप है वी आर है, वी आर से वी एल 90 डिग्री जो है आपका लीड कर रहा है, और यहाँ से ये क्या है आपका, यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस सी है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है, और जो आपका ये फाइनली वोल्टेज आ रहा है, इस वोल्टेज को आप क्या बोलेंगे, इस वोल्टेज को आप बोल देंगे वी एल माइनस वी सी। तो इस तरीके से फेजर डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला पार्ट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दोनों चीजें निकालनी है, वन और सेकंड फेजर डायग्राम भी बना ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीके से आप करोगे। Yes.
क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन नंबर कौन सा? बी। तो उसके लिए आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड 8 प्लस 6 जे ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस थ्री फेज 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट सप्लाई। तो 8 प्लस 6 जे ओम का है आपका ये रेजिस्टेंस, 8 प्लस 6 जे। तो आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं आप उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो स्टार कनेक्टेड लोड है मतलब कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार कनेक्टेड लोड है आपका, स्टार कनेक्टेड लोड है, कुछ इस तरीके से आप बना देना स्टार कनेक्टेड लोड। और ठीक है, ये है बेसिकली 8 प्लस 6 जे ओम, बैलेंस्ड है मतलब सब जगह तीनों फेजेस में क्या है, बराबर है। और स्टार कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि वो कैसा कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड। और यहाँ पे ये आपका सप्लाई आ रही है। अच्छा, आप यहाँ पे फेज भी लिख दें तो और अच्छा रहेगा। तो बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम है इसका मतलब ये वाला जो फेज था, ये फेज था आर, ये फेज था वाई, और ये फेज था आपका बी। और यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज बता रहा है, सप्लाई वोल्टेज है आपका कितना, 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और पहली चीज क्या निकालनी है, लाइन करंट, ठीक है। तो दैट इज 440 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। होता क्या है, कभी भी जो, अच्छा एक बार मैं देख लेता हूँ स्टार में था या डेल्टा में था, तो कैसा कनेक्टेड था, स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड, ओके। तो सही है, अपन सही बनाया। अच्छा, कभी भी जो आपको गिवन वोल्टेज होता है ना, गिवन वोल्टेज, वो आपका क्या होता है बाय डिफॉल्ट, अनटिल अनलेस मेंशन नहीं है, वो कैसा वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज होगा। और आपको इसमें सबसे पहली चीज क्या निकालनी है, सबसे पहली चीज आपको बोली गई है क्या निकालनी है, लाइन करंट आपको निकालनी है, ठीक है। लाइन करंट बोले तो यहाँ से जो करंट फ्लो होके आ रहा है ये आपको निकालना है। और बैलेंस्ड है तो तीनों फेजेस में मैग्नीट्यूड वाइज एक ही करंट फ्लो होगा, खाली उसका फेज जो है डिफरेंस अलग होगा, ठीक है। तो अगर मैं आई आर की बात करूं तो आई आर आप देखें तो क्या है, आई आर का अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं तो आई आर इज नथिंग बट आई लाइन इज नथिंग बट आई फेज, क्योंकि कनेक्शन कैसा है, स्टार। एंड आई लाइन इज इक्वल टू आई फेज इज इक्वल टू वी फेज अपॉन जेड फेज। और वी फेज क्या है स्टार कनेक्शन में, वी लाइन अपॉन √3 अपॉन जेड फेज। तो अब आपका यहाँ से आ गया लाइन करंट, आपका दिया होता वोल्टेज 400 अपॉन √3 और अपॉन कितना दिया था यहाँ पे 8 प्लस जे 6, यहाँ लिखना है 8 प्लस जे 6। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, लाइन करंट। तो लाइन करंट सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको थोड़ा सा 400 डिवाइडेड बाई √3 करो। सबसे पहले कितना आ रहा है 230.94, यहाँ पे लिखो आप 230.94। अब क्या करो, इसको आप पोलर में कन्वर्ट कर लो। तो ये कितना है रेक्टेंगुलर, तो पोलर में कैलकुलेटर से मैं कभी स्पेशल सेशन लेके बता दूंगा, फिलहाल मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो सिर्फ पोलर 8,6 और इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आपका आ रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज 10 एंड एंगल 36.86, 36.86। तो आपका जो फाइनली आया कितना आया, इसमें 10 को और डिवाइड किया तो आपने आ गया 23.094 एट एंगल -36.86। ये किस फेज का करंट है, ये है आई आर। अगर लेट से आई वाई बोलते हैं तो वो आई आर से -120 डिग्री और पीछे हो जाएगा, मतलब इसमें -120 और आप ऐड कर देना, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और आई जेड है तो वो जो भी आई वाई आएगा उससे -120 डिग्री और कर देना, आई आर वाई आई एम सॉरी आई बी। तो इस तरीके से आपका लाइन करंट्स आ जाएंगे तीनों फेजेस के। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लाइन करंट, अच्छा पावर एब्जॉर्ब पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पावर एब्जॉर्ब, मतलब लोड कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बना लेते हैं, दूसरा चीज जो आपसे पूछा गया है वो है पावर एब्जॉर्ब। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है, मतलब पावर एब्जॉर्ब कितना कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, एब्जॉर्ब की बात आई है तो आप एक्टिव पावर ही बोलोगे, क्योंकि यही पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। रिएक्टिव पावर जो है वो बेसिकली स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगर
बात करते हैं यूनिवर्सल इक्वेशन की, तो इसका होता है 3 VPH IPH cos 5, और इसको आप कुछ नहीं वैल्यू पुट करना है, 3 VPH हो जाएगा लाइन वोल्टेज अपॉन √3, और IPH अभी आपने निकाला हुआ है कितना, इसका मैग्नीट्यूड 23.094, यहाँ पे आपको रखना है 23.094, और यहाँ पे आपको रखना है cos फाई की जगह आपको रखना है जो करंट के साथ आपका एंगल आया था, कितना आया था, -36.86, तो cos ऑफ माइनस थीटा, तो cos थीटा ही होता है 36.86। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3 × 400 इंटू 23.094 इंटू कॉस 36.86 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू, इट इज नियरली 12801, इट इज 12801.65, ये आपका पी टी है, और आप इसको लिख सकते हैं टी बोले तो टोटल, ये है, वी कैन कॉल इट एज 12.801, ये वाट है, और इसको आप बोल सकते हैं क्या, किलोवाट। तो ये आपका जो टोटल पावर एब्जॉर्ब था यहाँ से वो निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला पार्ट इसने क्या पूछा है। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, पावर एब्जॉर्ब, तीसरे बोल रहा है रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर, क्या पूछ रहा है, KVAR पूछ रहा है। रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर मतलब कौन सा पावर पूछ रहा है, रिएक्टिव पावर पूछ रहा है। कौन सा पावर पूछ रहा है, रिएक्टिव पावर। तो Q टोटल का भी सिंपल फॉर्मूला है क्या, 3 VPH IPH साइन पाई, यहाँ पे भी वैल्यू रखनी है, 3 × 400 डिवाइड बाई √3 इंटू यहाँ पे जो भी था कितना था, 23.094, 23.094 और साइन 36.86। तो आपका जो QT आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 3 × 400 इंटू 23.094 इंटू साइन 36.86 इज इक्वल टू इतना डिवाइड बाई √3, so that is 9597.78 VAR, and you can call it as 9.597 kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो इस तरीके से आपने रिएक्टिव पावर भी इसका निकाल लिया है। ठीक है, तो आपको क्या क्या आ गया है, तीनों चीजें हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से होता है कंप्लीट, टाइम को वेस्ट किए बिना आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। बिल्कुल समय गंवाए बिना आप इसको शुरू कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल लिखना है। इसमें आप कैसे लिखेंगे, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, जो पूछा है केवल उसी पे बात करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर आपके दो तरीके के होते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपका कौन सा है, पहला है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और दूसरा है आपका कौन सा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ, बेसिकली वो पूछना क्या चाह रहा है। तो स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पूछा है वहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्लासिफिकेशन कैसा है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, कोर टाइप और सेल टाइप। दूसरा ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन, अगेन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल। ठीक है, तो एक होता है आपका कौन सा, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
इसी में दो स्पेशल ट्रांसफार्मर ऑफ और ऐड कर लो। एक होता है आपका, क्योंकि वोल्टेज लेवल से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है, ऑटो ट्रांसफार्मर। और चौथा होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। वो एच दोनों में सेम ही रेटिंग होती है, V1 या कि 230 तो आइसोलेशन पर्पज के लिए होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि डिस्क्राइब करो कितने क्लासिफिकेशन हैं ट्रांसफार्मर के, तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल हो गया, अकॉर्डिंग टू पावर लेवल भी है, अकॉर्डिंग टू पावर लेवल आपको लिख देना है। तो नंबर 1 आप लिख देना है क्या, पावर ट्रांसफार्मर। और नंबर 2 आपको कौन सा लिख देना है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। इसमें मेन डिफरेंस है, ये बेसिकली एमवीए में होता है, और ये हो गया आपका किस में, केवीए में हो गया। और अगर और आपको बढ़ाना है तो अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग भी कह सकते हैं, लाइक, हालांकि डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक होता है स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, और यू कैन से स्टार स्टार, डिपेंड्स ऑन वाइंडिंग का कनेक्शन कैसा है, डिपेंड्स ऑन डेल्टा डेल्टा, या कि यू कैन से लास्ट डेल्टा स्टार। इतना आप लिख देंगे, बीइंग ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इतना सफिशियंट है। ये मैंने ट्रांसफार्मर शॉर्ट में लिखा हुआ। अब हम आ जाते हैं कि एक चीज़ इसमें हमको और इसने पूछी थी कि बताइए ट्रांसफार्मर कितने तरीके के होते हैं, और ट्रांसफार्मर की संरचना एवं सामान्य सिद्धांत बताइए। तो थोड़ा सा एक किसी किसी भी एक को आप डिस्कस कर दो, किसी भी एक को। तो लेट्स से अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूँ, क्या, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो कुछ नहीं बनाना है आपको, बढ़िया सा एक ऐसा डायग्राम बनाना है, क्योंकि इस डायग्राम से आप ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल भी बताने वाले हैं। इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है। ये ट्रांसफार्मर की कोर हो गई, ये क्या हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पे हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है V1, और यहाँ से करंट जा रहा है कितना, I1। यहाँ पे लिखना है V2, और यहाँ से करंट आपको कितना निकल के आ रहा है, I2। यहाँ कोर में क्या बन रहा है, फ्लक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है N1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है N2। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है E2। तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, फिर बताता हूँ। तो अगर कंस्ट्रक्शन डिटेल्स आता है तो आपको क्या लिखना है, इसके पार्ट्स बेसिकली लिखने हैं। तो आपको लिखना है कोर, आपको लिखनी है वाइंडिंग्स। ठीक है ना। कोर में आपका मटेरियल यूज होता है CRGO, और ये बेसिकली मैग्नेटिक सर्किट है, जो कि किसको सपोर्ट कर रहा है, आपको फ्लक्स को। तो इसकी जो परमेबिलिटी है ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा है वाइंडिंग, तो वाइंडिंग जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है। और वाइंडिंग जो है, आपको यहाँ पे जो मेन बात है आपको लिख देनी है, कैसी वाइंडिंग है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक डायग्राम आप देखते हो बाहर कहीं भी, तो एक होता है आपका ट्रांसफार्मर टैंक, एक होता है आपका कंजर्वेटर, एक होता है आपका ब्रीदर, और एक होती हैं आपकी लास्ट में बुशिंग्स। ठीक है ना। तो अगर आप देखते हो ट्रांसफार्मर तो आपको कैसा दिखता है, एक डिब्बे जैसा दिखता है। इस डिब्बे के अंदर जो आपने अभी कोर टाइप बनाया था वैसी कुछ वाइंडिंग्स होती हैं। यहाँ पे वायर्स बाउंड होते हैं, ये वायर निकल के यहाँ पे बुशिंग के फॉर्म पे आ जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ वाइंडिंग्स होती हैं, और ये यहाँ पे आ जाती हैं क्या, बुशिंग्स। ये है ट्रांसफार्मर टैंक। यहाँ पे भरा होता है क्या आपका, यहाँ पे भरा होता है आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल, इसको बोलते हैं ऑयल। ये ऑयल में डूबा रहता है। ऑयल का पर्पज है, यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, आप यहाँ पे क्या ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल, जिसका काम है क्या क्या, इंसुलेशन प्लस कूलिंग। क्योंकि
ट्रांसफार्मर अपनी वर्किंग में क्या होता है, गर्म होता है, तो उसको कूलिंग की जरूरत होती है, और जो इसमें वाइंडिंग्स है उनमें इंसुलेशन की जरूरत होती है। तो ये हो गया। अब आप थोड़ा सा देखेंगे ट्रांसफार्मर में आपको जो अपने कॉलोनीज वगैरह में दिखता है, कुछ इस तरह का एक डिब्बा होता है सर्कुलर शेप में, वो इस उसका पाइप इस ट्रांसफार्मर के पाइप से ऐसे आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा टैंक हो गया, ये हो गया आपका कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक। अच्छा, यहाँ पे एक आपका डिस्चार्ज वाला एक पाइप भी रहता है, उसको आप ऐसे कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। डिस्चार्ज जब फिर रिप्लेस करना है तो यहाँ से आपने ऑयल को हटा दिया, वो कर दिया। ये है आपका कंजर्वेटर टैंक। और यहीं पे एक ऊपर छोटा सा ऐसी असेंबली होती है, वो होती है कौन सी, ब्रीदर टैंक। इनके मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ। होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा होता है तो हीटिंग होती है, हीटिंग होने से ऑयल क्या होता है, वेपोराइज होता है, और ऑयल क्या होता है, वो वेपर्स, या कि ऑयल, कई बार ऑयल भी ऊपर आ जाता है तो एक कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है, और जो कहना चाहिए कि जो एयर है रिलीज हो रही है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्या है, एटमॉस्फेयर। तो ब्रीदर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ पे आपको लिख देना है, ब्रीदर के अंदर होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे होता है एक सिलिका, SILI, सिलिका जेल। ये क्या करता है, देखो ट्रांसफार्मर जब ऑयल आपका गर्म हुआ तो ऊपर की ओर उठा, कंजर्वेटर पे गया, और कंजर्वेटर के बाद जब कूल डाउन हुआ तो नीचे आ गया, लेकिन जो उसमें स्टीम बन के निकली वो ब्रीदर के थ्रू बाहर निकली, और फिर ट्रांसफार्मर ने एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया, तो डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपका सिलिका जेल है, जिसके कारण तो इसका नाम ही है ब्रीदर। ब्रीदर का मतलब इसके थ्रू ट्रांसफार्मर सांस ले रहा है। ये जो टर्मिनल्स निकले हुए हैं ये क्या है आपके, ये बुशिंग्स हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर का ये जो है ये क्या है, टैंक है। इसको आप बोल सकते हैं डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पाइप। ये कंजर्वेटर है, ये ब्रीदर है। अच्छा, कई बार आपको कुछ इस तरह की भी असेंबली ट्रांसफार्मर में बाहर ऐसे दिखती हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये कूलिंग, कूलिंग के लिए लगा हुआ है, इसको नेचुरल कूलिंग का पार्ट मानते हैं। ऐसे दोनों साइड में आप बना सकते हैं, तो इस तरह से आप इसका कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। ये कोर है, कोर को मैंने बता दिया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करता है, और ये किस मटेरियल का बना होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड, आपको लिख देना वहां पे, ठीक है। तो यहाँ से होते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पूरे। अब इसके बाद एक चीज और आपको पूछा गया था, क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया है वर्किंग प्रिंसिपल। तो बस वर्किंग प्रिंसिपल भी बिल्कुल जल्दी से बताना है। तो अब आप जैसे ही कंस्ट्रक्शन हो जाए तो आपको बिल्कुल हेडिंग डालनी है, क्या, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये एक बहुत अच्छा बोनस क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं कहता ऐसा क्वेश्चन ऐसे छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो आपको बता देना है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर है ये बेसिकली आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। नंबर वन, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। नंबर टू, इट ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर, ठीक है। इसके बाद नंबर थ्री में लिखना है आपको, इट हैज टू वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग wound on the core। और इसमें आपको लास्ट लिखना है, इट वर्क्स ऑन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई। और इसमें आपको लिख देना जो इसकी रेटिंग होती है वो किस में होती है, वोल्ट एम्पियर, KVA, MVA, डिपेंड्स ऑन साइज। इसके बाद थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल आप देख लो। तो ये आपकी है ट्रांसफार्मर की कोर, एक मैग्नेटिक मटेरियल है अच्छी क्वालिटी का, ठीक है ना, लैमिनेटेड स्टील से बेसिकली। ये आपका है प्राइमरी वाइंडिंग, और ये आपका है क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग। आपने देखो, आपने ट्रांसफार्मर को कौन सा वोल्टेज दिया, सप्लाई वोल्टेज दिया। जैसे ही सप्लाई वोल्टेज दिया तो यहाँ पे क्या फ्लो होने लगा, करंट। तो आपको लिखना है VS।
Vs से क्या आया, करंट, प्राइमरी का करंट तो आपको बोल देना I1। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स करंट से मिलके क्या बना, I1 इंटू N1। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एमएमएफ। और जब आपने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा था तो पता है कि जैसे ईएमएफ करंट को कॉज होता है, तो एमएमएफ किसका कॉज होता है, फ्लक्स का। तो ये फ्लक्स कहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगा, कोर में। और चूंकि चूंकि ये चीज क्या थी, ये चीज थी साइनोसॉइडल, तो करंट क्या था, करंट भी था साइनोसॉइडल, तो एमएमएफ क्या था, एमएमएफ भी था साइनोसॉइडल, तो फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स भी हुआ साइनोसॉइडल। ले लो ले लो, फ्लक्स भी क्या हुआ, फ्लक्स भी हुआ साइनोसॉइडल। तो यू कैन राइट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। फ्लक्स को आप लिख सकते हैं फाई एम साइन ओमेगा टी। अब बस आगे देखना है, इसके आगे देखना है, ये जो आपका फ्लक्स आया, ये फ्लक्स कहाँ पे चला गया, चूंकि मैग्नेटिक सर्किट पे है, तो ये सेकेंडरी जो आपकी वाइंडिंग है उससे क्या किया, उससे लिंक किया। तो फ्लक्स आपका कैसा था, फ्लक्स आपका था टाइम वेरिंग, फ्लक्स कैसा था, टाइम वेरिंग। तो आपको फेराडे लॉ ऑफ, अब आपको लिखना है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि कोई भी टाइम वेरिंग फ्लक्स अगर किसी किसी कंडक्टर से लिंक करता है, तो कंडक्टर में क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा, तो दैट विल बी एन टू डी फाई बाई डी टी। तो ये क्या है, सेकेंडरी पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E2, और लेंज लॉ से इसमें क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली एक प्राइमरी में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और वो होगा माइनस N1 डी फाई बाई डी टी। इतना लिखना है। इसके बाद आपको करना है, इसके बाद आपको करना है, लेट से आपने लिखा E2 इज इक्वल टू माइनस N2 डी फाई बाई डी टी। इसके बाद लिखना है E2 इज इक्वल टू माइनस N2 डी बाई डी टी। फाई की जगह रखना है क्या, फाई एम साइन ओमेगा टी। इसके बाद आपको लिखना है E2 इज इक्वल टू माइनस N2 इंटू फाई एम साइन ओमेगा टी का हो जाता है क्या, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और डी बाई डी टी है तो इंटू यहाँ पे एक चीज़ आपका और क्या आ जाएगा, ओमेगा, माइनस साइन रहेगा फिलहाल। यहाँ पे लिखना है E2 इज इक्वल टू माइनस N2 फाई एम ओमेगा, कॉस को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस ओमेगा टी। और यहाँ पे आप फाइनली अगले पेज पे लिख दो क्या, E2 इज इक्वल टू N2 फाई एम इंटू फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो ये है, और आगे आप क्या लिखोगे, E2 इज इक्वल टू N2 फाई एम, ओमेगा की जगह रखो आप 2 पाई एफ, यहाँ रखो आप साइन ओमेगा टी माइनस 90। अच्छा, इससे जो माइनस 90, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो फ्लक्स से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। क्या चीज़ लैग कर रही है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो फ्लक्स से पीछे चल रहा है। मतलब अगर फ्लक्स ये है तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था ना, E1 और E2 कुछ ऐसे चलेगा, ये माइनस 90 डिग्री बता रहा है। इसके बाद आप इस E2 की आरएमएस वैल्यू बता देना। आरएमएस वैल्यू हो जाएगी कितनी, आरएमएस वैल्यू हो जाएगी N2 फाई एम इंटू ओमेगा की जगह आप रख दो 2 पाई एफ। आपको पता है ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये है Vm, और आर एफ का फार्मूला क्या होता है, Vm अपॉन रूट टू। तो आपको फाइनली इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिल जाएगा, जो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा, दैट विल बी दैट विल बी 4.44 एफ फाई एम इंटू N2। और सिमिलरली जो प्राइमरी वाइंडिंग में मिल जाएगा उसमें आपको लिख देना है कितना, 4.44 एफ फाई एम इंटू N1। तो आपको ये चीज़ बता देना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इन सेकेंडरी। इस तरीके से आपका एक चीज़ थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लो, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू टर्न्स रेशियो बता देना क्या, के। इतना लिख के आप आगे बढ़ जाना, और जो रेलिवेंट थ्योरी हो थोड़ा बहुत लिख देना। बाकी इस तरीके से आप बताओगे मैथमेटिकली तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें हमने ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, वर्किंग प्रिंसिपल भी देख ली, टाइप्स भी देख लिए, क्लासिफिकेशन भी देख लिए। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और इतना आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए बिल्कुल। इसमें बोला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी एक बोनस क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट
एक सेकेंड। ठीक है, वेट ए मिनट। यस, तो इसको भी हम बोनस क्वेश्चन कहेंगे, और ये हमारा जो है क्वेश्चन है उसका सेकेंड पार्ट है, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, ये 1 2 3 4 कौन सा था? तो आई थिंक ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। इसमें इसमें बस यहाँ पे आपको लिखना है सेल्फ इंडक्टेंस, और क्या पूछा है आपको? म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या डिफाइन कर देना? सबसे पहले तो आप इंडक्टेंस को डिफाइन कर देना। इंडक्टेंस में लिख देना क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय virtue of which material opposes any change in magnitude or direction of current flowing through it, flowing थ्रू इट। ये आपको बता देना है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस जो है बेसिकली क्या कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज कर रहा है, नंबर 1। मतलब इट इज एल अपोजेस डी आई बाई डी टी, ऐसा लिख देना, रेट ऑफ चेंज को अपोज कर रहा है, नंबर 1। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे, क्या है सेल्फ इंडक्टेंस? होता क्या है, जब हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं तो हमको पता होता है कि एक ये आयरन कोर है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ इस तरीके से वाइंडिंग्स को बाउंड करते हैं, और उसपे हम करंट देते हैं। करंट कैसे देंगे? हमने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, यहाँ N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसमें फ्लक्स बनता है, और फ्लक्स बनने से क्या होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी आती है इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी, और इंडक्टेंस होता है फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट N फाई अपॉन आई। तो अगर एक सिंगल कॉइल है तो उसका जो इंडक्टेंस है दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, और उसको बोलेंगे जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फाई वन N1 अपॉन I1। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? सेल्फ, मतलब मेरा फ्लक्स, मेरा टर्न्स, मेरा करंट, सेल्फ। अब लेट से दो कॉइल्स आपकी नियर बाई प्लेस्ड हैं, जैसे कि एक ये कॉइल सो अपने बना दी, ठीक है, और एक आपकी कॉइल हो गई ये वाली। और आपको एक चीज और पता है कि जो फ्लक्स है दैट कैन ट्रेवल फ्रॉम एयर ऑल्सो। तो इसको जब हम सर्किट के फॉर्म में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका जा रहा है क्या? करंट। ये है क्या? L1, और ये क्या है? L2। होता क्या है, जो आपका फ्लक्स बनता है ना फाई, तो फाई फ्लक्स का कुछ पार्ट क्या होता है, कुछ पार्ट आपका ट्रेवल करके दूसरे वाले जो कॉइल है उससे लिंक करता है। तो हमको देखना है कि कितना फ्लक्स वहाँ पे टोटल है, तो आप उसको बोलेंगे फाई। बेसिकली इसमें एक टर्म आता है आपका, उसको बोलते हैं कि कितना फ्लक्स आपका लिंक किया दूसरे कॉइल से, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये होता है के, और ये होता है कितना फ्लक्स जो था फाई से दूसरे पे चला गया, मतलब वी कैन से फाई वन का कितना फ्लक्स चला गया दूसरे वाले में, मतलब दूसरे वाले मतलब यहाँ से बेसिकली फ्लक्स था फाई वन, और जो ये ट्रेवल करके यहाँ चला गया वो कितना चला गया? फाई। तो इस तरीके से आपका एक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के आता है, और यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो किसको? यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस को। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से शो करते हैं, सॉरी, एम से शो करते हैं, समटाइम्स एल एम भी लिखते हैं। तो आपका फार्मूला वही है एन फाई अपॉन आई। तो इसका फार्मूला हो जाएगा N1 फाई टू आई टू, और यू कैन से N2 फाई वन आई वन।
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखनी है, N1 अपॉन I2। और phi 2 को अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से आपका जो कहना चाहिए कि ये, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने, ये बेसिकली होगा k इज इक्वल टू phi 1 अपॉन फाइव, कितना सेकेंडरी पार्ट पे गया, तो आप phi 2 को या कि phi 1 को आप क्या लिख सकते हैं, k फाई, क्या लिख सकते हैं, k फाई। इस तरीके से यहाँ पे भी आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका एक रिलेशन आएगा m इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ L1 L2। तो ये रिलेशन किसके बीच में आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच का ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।